हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको बताया, हमारी पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 18। इसमें है राष्ट्रपति। तो स्टार्ट करते हैं। परिचय एवं संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक भाग व अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ में कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपाल के घटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल तथा भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो भी इससे पहले चैप्टर थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम क्या संघ के भागों में आ गए, तो उसमें हम सभी का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का प्रमुख। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राज्य का प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए, राष्ट्रपति मतलब तीनों जो सेना है हमारी, जल सेना, थल सेना, नौसेना, मतलब जो भी है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का राजनयिक कमांडर कौन होता है? मतलब सुप्रीम कौन होता है? राजनयिक सुप्रीम। तो इसमें मोस्टली लोग राष्ट्रपति को करते हैं कि इसमें मैं क्या है, राजनयिक वो सुप्रीम राष्ट्रपति होता है, पर इसमें सही आंसर प्रधानमंत्री है। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। तो राजनयिक आ जाता है ना, तीनों सेनाओं का राजनयिक प्रमुख, तो उसमें ऑलवेज प्रधानमंत्री को करना है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से होंगे, वो आर्टिकल 55 मतलब 54 में लिखा गया है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था। तो अब इसको हम समझेंगे कि पहली बात तो इसमें क्या मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और इसमें क्या संसद के दोनों, लोकसभा, राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्य ले लेंगे। जितनी भी राज्य की विधानसभाएं, उनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और प्लस में जिस राज्य में विधान परिषद है उसके भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें क्या विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ये किया था 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो भी हैं वो इसमें क्या भाग नहीं लेंगे। राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषदों, द्विसदनीय विधायिका होती है ना जिन स्टेट में, उनके निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग नहीं लेंगे। तथा दिल्ली, पुदुचेरी के मनोनीत सदस्य इस राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 55 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में समानता और राज्य और संघ के बीच समतुल्यता रखने के लिए मतों की संख्या निर्धारित की गई है। तो सब क्या होता है, जितने विधायक या सांसद हैं उनका मत मूल्य होता है। तो कैसे वो निकालते हैं? एक विधायक के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। तो ऐसे करके हम निकाल के आते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें सभी विधानसभा सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं उस राज्य से उनका भाग दे दिया जाता है और गुणा 1/1000 कर दिया जाता है। अब सांसद MP का मूल्य निकालते हैं, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना है। वर्ष 2026 के बाद ही पहली जनगणना तक ये रखा जाएगा। तो आता है कि ये राज्यों की जनसंख्या है, इसको कितना माना जाता है, तो वो माना जाता है 1971 की जनगणना तक। और ये किया गया था 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, और 2026 तक यही यथावत स्थिति बनी रहेगी। अब देखते हैं हम चुनाव पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा ये होता है। अब ये क्या होता है इतने डिटेल से आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, कभी मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा तो उस पर बता दूंगा। तो इसमें क्या है, बैलेट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा ये होता है। इसको आपको याद रखना, एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो चुनावी कोटा में क्या, जीतने हेतु न्यूनतम कोटा मतों का मूल्य कुल वैध मत बटे 1+1 कुल वैध मत बटे 2+1। तो इसका मतलब यह है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं उसको क्या है, बहुमत जिसको मिलेगा वही प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में बनने के लिए
जितने भी मत डले गए हैं उसका आधे मत से ऊपर वोटिंग होना, मतलब मत मिलना चाहिए उसको। जैसे 50% मत हैं प्लस 1 मत मिलना चाहिए, तभी राष्ट्रपति बनेगा। अब चुनावी विवाद देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच निर्णय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय क्या होता है, अंतिम। इसे आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम अहर्ताएँ और शपथ। तो अहर्ता किसमें दी गई है? आर्टिकल 58 में। आपको याद रखना है आर्टिकल 58 में क्या दी गई है? अहर्ताएँ। क्वालिफिकेशन, वह भारत का नागरिक हो। एम लक्ष्मीकांत के ये नोट्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो अहर्ता दी गई है 58 में, उसमें पहली थी कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी है उसमें कि 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। इसको आपको याद रखना है। देखिए, लोकसभा का सदस्य चुना जाना है तो उसके लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुना जाना है तो उसके लिए 30 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहर्त हो, कि वो लोकसभा का सदस्य चुना जाने के लिए उसमें क्वालिफिकेशन हो। केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद, प्रॉफिट ऑफिस या प्रॉफिट पद पर ना हो। वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, सार्वजनिक रूप में वो क्या नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो। और किस किस को लाभ का पद नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ राज्यों के मंत्री को। नामांकन हेतु शर्त, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। RBI में 15,000 रुपये की क्या होनी चाहिए? जमानत राशि करनी होती है। कुल पड़े मतों का 1/6 ना मिलने पर राशि क्या हो जाती है? जब्त। अगर 1/6 मिल जाते हैं तो राशि वापस हो जाएगी, अगर वो नहीं जीतता है तो, और इससे कम मिलने पर राशि जब्त हो जाती है। अब देखते हैं शपथ या प्रतिज्ञान। तो ये दिया गया आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ की बातें क्या हैं? श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और भारत की जनता की सेवा के लिए कल्याण, ये होना चाहिए। अब पद की शर्तें दी गई हैं 59 में, 59 में दी गई हैं। संसद या राज्य विधायिका के सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद या राज्य विधायिका क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य। यदि ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सीटें क्या हो जाती है? रिक्त मानी जाती है। और अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आधिकारिक निवास, राष्ट्रपति भवन बिना किराया आवंटित उसको मतलब रह सकता है वो राष्ट्रपति भवन में। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन, विशेष अधिकार। वर्तमान वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। पदावधि के दौरान उपलब्धियां कम नहीं की जा सकती हैं। और विशेष अधिकार, आधिकारिक कृत्यों के लिए व्यक्तिगत विधिक जिम्मेदारी से पूर्ण उन्मुक्ति होगी। कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई से छूट, गिरफ्तारी और जेल नहीं। और दीवानी मामलों में 2 महीने का नोटिस देकर केवल नागरिक कार्रवाई चलाई जा सकती है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, उसकी पद की शर्त ये होनी चाहिए कि वह किसी भी संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो पद ग्रहण की डेट से उसका पद क्या माना जाएगा? रिक्त। जैसे वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो इसके बाद अगर वो सांसद और विधायक है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसको राष्ट्रपति भवन जो मिलेगा बिना किराए के मिलेगा। और उसका वेतन जो है उसको पदावधि के दौरान उपलब्धियां कम नहीं की जाएंगी। 5 लाख है वर्तमान में। और उसको क्या है? गिरफ्तारी, उसके मतलब कृत्यों के लिए विधिक जिम्मेदारी से पूर्ण मतलब स्वतंत्रता होगी। और उसको गिरफ्तारी या जेल नहीं होगी। अगर दीवानी न्यायालय भी चलाना है, दीवानी कोई नोटिस है तो उसके लिए 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। अब पदावधि, महाभियोग और पद रिक्तता देखते हैं। पदावधि टेन्योर, यह है आर्टिकल 56 में। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और अमेरिका में कितनी बार है? अधिकतम 2 बार। तो इसमें देखेंगे 5 वर्ष होता है, आपको पता ही है। त्यागपत्र को किसको देखता है? उपराष्ट्रपति को। और वो भारत में ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि भारत में राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचित हो सकता है? हाँ, कितनी भी बार हो सकता है, अनंत बार, कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार ही चुना जा सकता है। अब महाभियोग प्रक्रिया देखेंगे, आर्टिकल 61 में दी गई है। आधार होता है इसका संविधान का उल्लंघन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आधार क्या है महाभियोग का, तो संविधान का उल्लंघन। और संविधान में इस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संविधान में 99% शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। वो पहले ही बहुत पढ़ा है और परिभाषित और करेंगे तो संविधान बहुत बड़ी ही पुस्तक बन जाएगी। अब प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो आरोप क्या? सदन के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? प्रारंभ किया जा सकता है। प्रस्ताव में सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। 14 दिन का लिखित नोटिस आवश्यक है। प्रस्ताव उस दिन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। आरोप की जाँच होती है। राष्ट्रपति को उपस्थित होने
प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाकर 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति क्या हो जाता है, पदमुक्त हो जाता है। तो इसको हम, इसमें सिंपल है कि क्या है, पहले ये किसी भी सदन में पारित हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। पर पारित होने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों को क्या चाहिए, हस्ताक्षर, और 14 दिन का होना चाहिए लिखित नोटिस। फिर वहाँ पे जब पारित हो रहा है तो जितने भी वहाँ सदस्य उपस्थित हैं तो उनका 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पे भी आरोपों की जांच होती है और 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति क्या हो जाता है, पदमुक्त हो जाता है। अब इसमें विशेष तथ्य जो आपको याद रखने हैं वो है कि महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव में भाग नहीं लेते हैं पर महाभियोग में भाग लेते हैं। परंतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे, सिर्फ ये संसद में ही चलेगा महाभियोग प्रक्रिया। उसमें राज्य और केंद्र शासित विधानसभाओं का कोई योगदान नहीं है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पद रिक्तता, आर्टिकल 62। रिक्तता के कारण हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 5 वर्ष का समाप्त हो जाना, एक त्यागपत्र, एक महाभियोग और या फिर मृत्यु या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाना। तो इसके कारण क्या हो सकता है, पद की रिक्तता हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि पद मृत्यु, त्यागपत्र हटाने का रिक्त हुआ तो 6 महीने के भीतर क्या करना चाहिए, चुनाव होना चाहिए नया। रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI वरिष्ठतम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, जैसा 1969 में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह बने थे। अब मान लो CJI भी नहीं हो, पद रिक्त हो, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य हम देखते हैं। पहले आता है कार्यकारी शक्तियाँ। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों, भारत के न्यायवादी, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री हुआ, न्यायवादी हुआ, मंत्री हुए, कैग हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ रखता है। तो इसको अधिकार होता है कि किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, अनुसूचित घोषित कर सकता है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की क्या रखता है, ये शक्ति। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग कर सकता है, संयुक्त बैठक 108 बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत। तो इसमें देखिए, संसद के सत्र को ये आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है और संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुला सकता है। पर लेकिन एक चीज़ और रह जाती है, वो है स्थगित करना, कि आज की डेट में ये संसद चल रही है, अब किसी नेक्स्ट डेट के लिए स्थगित कर दी गई है कि अगली कार्रवाई उस डेट को होगी। तो इसको करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है, राष्ट्रपति को नहीं है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 उत्कृष्ट साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इसको याद रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा 4 हैं, से जुड़े सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 1 से 4वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों का नामांकन क्या कर दिया गया है, समाप्त। तो 1 से 4वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा संसद में विधेयक पेश करने से की पूर्व अनुमति, तो धन विधेयक है, राज्यों की सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक है, तो ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक पर विकल्प, स्वीकृति देना, इसके पास विकल्प है, स्वीकृति सुरक्षित रखना, पुनर्विचार को लौटाना, धन विधेयक को छोड़कर। तो ये धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है और संविधान संशोधन को भी नहीं लौटा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी, फाइनेंशियल पावर। तो मनी बिल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। आर्थिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट आर्टिकल 112 को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन दे सकता है और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो एक तो धन विधेयक पूर्व अनुमति से पेश होते हैं लोकसभा में। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में ही बोला जाता है, लिखा गया है।
तो उसको आर्टिकल 112 के तहत क्या संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। भारत की आवश्यकता निधि से अग्रिम धन दे सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर कौन कौन सी है इसमें? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी कानूनी तथ्यात्मक प्रश्न पर परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 1 से 43 परामर्श बाध्यकारी नहीं है और अनुच्छेद 72 के तहत इसको क्या है, समाधान की शक्ति। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय व न्यायाधीशों की अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों क्या करता है, नियुक्ति। अब ये किसी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर क्या है, उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है, पर वो आर्टिकल 143 के तहत परामर्श बाध्यकारी नहीं है और अनुच्छेद 72 के तहत ये क्या समाधान की शक्ति है। ये हर तरह का समाधान कर सकता है, पर सैन्य न्यायालयों में उसको वो शक्ति नहीं है। अब देखते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, संसद की मंजूरी के अधीन। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत तथा राजदूतों, उच्चायुक्तों को भेजता है व प्राप्त करता है। इसके बाद देखते हैं सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर इसमें कौन कौन सी हैं। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल, जल, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से युद्ध व शांति की घोषणा करता है। तो आता है अगर सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो वो कौन है, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का, भारत के सैन्य बल का। पर भारत के सैन्य बल का राजनयिक प्रमुख कौन है, तो आपको ऑलवेज प्रधानमंत्री करना है। अब देखना है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत ये लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, जो 356 और 365 में दिया गया है। फिर इसके बाद वित्तीय आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 360 के तहत। संसद की मंजूरी होनी चाहिए, उसी की सिफारिश पे लगाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में दी गई है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। पहली आंतरिक वीटो, दूसरे निलंबनकारी वीटो, तीसरे पॉकेट वीटो। तो आंतरिक वीटो में क्या करता है, वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखना। विधेयक समाप्त हो जाता है प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद। उदाहरण 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा PEPSU विनियोग विधेयक पर यह किया गया था। तो इसमें क्या, वो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है। अब कितने समय के लिए, जब तक इसकी इच्छा हो। अब है निलंबनकारी वीटो, विधेयक को संसद के लिए पुनर्विचार के हेतु लौटाता है। यदि संसद पुनः साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। धन विधेयक पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। अब है पॉकेट वीटो, विधेयक पर ना तो स्वीकृति देता है, ना अस्वीकृति देता है, ना ही पुनर्विचार को लौटाता है, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए लंबित रख लेता है। इसलिए बोला गया पॉकेट, मतलब जेब में रख लेता है। इस पर ना स्वीकृति देता है, ना स्वीकृति देता है, ना पुनर्विचार को लौटाता है। भारत के संविधान में निर्णय की कोई समय सीमा तय नहीं है कि वो कितने समय तक ये अपनी स्वीकृति, मतलब ये लंबित रख सकता है, तो कोई समय सीमा नहीं है। इसका एक उदाहरण मिलता है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक। तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया था। नोट संशोधन विधेयकों पर 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा पॉकेट वीटो शक्ति क्या कर दी है, बाध्यकारी, कि अब ये समाप्त कर दी है और उस पर राष्ट्रपति को क्या है, स्वीकृति देना ही पड़ता है। तो ये कब से किया गया है, 24 संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इसके बाद देखते हैं राज्य विधायिका के विधेयकों पर वीटो, अनुच्छेद 200 और 201। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है व राज्यपाल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश है। यदि राज्य विधायिका से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है, अर्थात पॉकेट वीटो राज्य विधेयकों पर भी लागू कर सकता है। अब जैसे देखिए, राज्यपाल राज्य में जितने भी राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पारित होते हैं, तो राज्यपाल अगर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपनी स्वीकृति को दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार को लौटा सकता है। और यदि पुनर्विचार के बाद भी अगर वो पारित हो जाए तो भी राष्ट्रपति क्या है, वीटो पावर का यूज कर सकता है। तो राज्य विधेयकों पर भी वीटो पावर लागू है। अब है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसे याद रखिए, आर्टिकल 123 1, 2, 3, आर्टिकल 123। प्रकृति क्या है, यह संसद के 17 अवसान की अवधि में आपात अविलंबनीय मामलों में निपटन हेतु एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। इसकी सीमाएं व शर्तें क्या, अध्यादेश केवल तभी जारी हो सकता है कि संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, या तो दोनों ना हो या फिर एक ना हो। राष्ट्रपति की संतुष्टि मंत्रिमंडल की सलाह पर आवश्यक है। इसके लिए अध्यादेश के लिए भी 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे असद्भाव
की आधार पर न्यायिक समीक्षा चुनौती दी जा सकती है। RC कपूर केस 1970 और DC वाधवा केस 1986। तो अब आता है क्या, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। तो न्यायिक समीक्षा ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी जितने भी कुछ होता है संविधान में सब पर की जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा फंडामेंटल स्ट्रक्चर का भाग है, जो केशवानंद भारती केस में आया था ना, उसी के आधार पर। इसकी शक्ति संसद द्वारा कानून बनाने की सीमा के समविस्तीर्ण है। यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, मतलब जो भी संसद को कानून बनाने की सीमा है वही इस पे अध्यादेश पे सीमा लग जाती हैं। तो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। अवधि, संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि संसद कोई कार्रवाई ना करे तो बैठक की तिथि से 6 सप्ताह बाद ही समाप्त हो जाता है। अधिकतम अवधि किसकी कितनी होती है? 6 महीने। कि 6 महीने में क्या होगी, उनकी बैठक होगी संसद की। अगर 6 महीने में भी बैठक नहीं हो जाती है या उससे पहले भी हो जाती है तो अधिकतम अवधि बच जाती है 6 सप्ताह की। 6 सप्ताह के अंतर्गत या तो संसद को स्वीकृत करना पड़ेगा अध्यादेश को, अगर नहीं करती है तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति को संघ विधि के विरुद्ध सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड, मृत्युदंड के मामलों में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसमें जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे आर्टिकल का लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा, और मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं उनको हम एक साथ, और जितने भी ये संविधान संशोधन है एक साथ कर लेंगे। तो देखिए क्षमादान का प्रकार कितने प्रकार का है कि पार्डन पहला होता है क्षमा, दंड और बंदीकरण दोनों को पूर्णतः समाप्त कर देना। दोषी क्या है, पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अब है लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम या हल्का कर देना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। फिर आता है परिहार, रेमिशन, दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के लिए कर देना। अब आता है विराम, विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था है, शारीरिक अपंगता है, सजा की मात्रा को क्या कर देता है, कम। फिर विलंबन, किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। क्षमा याचिका दायर होने हेतु समय देना। तो ये क्या है, इतनी प्रकार की उसको क्या मिलती है, शक्ति, जिसके आधार पर वो दंड को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, पूर्णतः समाप्त कर सकता है, उसकी अवधि में चेंज कर सकता है, उसकी सजा की मात्रा को कम कर सकता है, और मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। और मृत्युदंड को भी पूर्णतः समाप्त कर सकता है क्षमा के द्वारा। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 बनाम राज्यपाल, आर्टिकल 161 के अनुसार क्षमादान की तुलना। तो इन दोनों में क्षमादान की शक्ति किसके पास ज़्यादा है? तो राष्ट्रपति क्या सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। इसको आप याद रखिए कि जो सैन्य न्यायालय होते हैं उनके द्वारा जो सजा दी जाती है उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, हालांकि निलंबन, परिहार और लघुकरण कर सकता है। तो इसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः राष्ट्रपति केवल औपचारिक या नाम मात्र का अधिकारी कार्यकारी प्रधान होता है, डी ज्योर हेड, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति डी फैक्टो हेड प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री। 42वां संविधान संशोधन 1976, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दी गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रपति को सलाह हेतु एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार दिया गया है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने हेतु बाध्यता बनी रहेगी। तो इसमें हमने समझा कि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। मेन जो पावर किसमें होती है, प्रधानमंत्री वाली मंत्रिमंडल में होती है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 53 के तहत सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में। और 74 के तहत राष्ट्रपति सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री। 42वां संविधान संशोधन 1976, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दी गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रपति को सलाह हेतु एक बार पुनर्विचार को लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद वो सलाह मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। परिस्थिति विवेक स्वतंत्रता, लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, प्रधानमंत्री का अचानक मृत्यु होने पर नए प्रधानमंत्री क्या करता है, नियुक्ति। मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास मत सिद्ध न कर पाने पर मंत्रिमंडल को क्या कर सकता है, बर्खास्त। मंत्रिमंडल द्वारा बहुमत खोने पर लोकसभा क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खोने पर लोकसभा क्या कर सकता है, विघटन।
तो नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है और लोकसभा क्या कर सकता है, ये विघटन। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमारा राष्ट्रपति खत्म होता है और जैसा कि मैंने आपको बोला था सारे आर्टिकल इसमें मैंने लास्ट स्लाइड में लगा दिए हैं, तो इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले देखते हैं 52। आर्टिकल 52 में क्या होगा कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी, राष्ट्रपति में। आता है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक इसमें बोला गया है निर्वाचन और निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और तरीका दिया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष दिया गया है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता और आर्टिकल 59 में होता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में होता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 में बोला गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में पद की रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। आप चाहें तो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 स्लाइड में ले सकते हैं। ये है हमारा पहला स्लाइड और ये है हमारा दूसरा स्लाइड। तो अब देखते हैं आर्टिकल 71, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श देना। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति वीटो शक्ति है। आर्टिकल 123 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 123 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। और आर्टिकल 143 ये भी मोस्ट है। 143 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। इस तरह हमारा राष्ट्रपति खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके सारे PDF वगैरह मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और जितने भी इसके MCQ वगैरह वो भी हम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 19 का, जिसमें है उपराष्ट्रपति अध्याय। धन्यवाद।